आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। सर ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है, क्या काम आती है, क्या बिहेवियर होता है? तो देखो डायग्राम आपको दिख ही रहा होगा किस तरह का होता है। इस तरह का देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे वायर्स होते हैं आपके और इनमें इस तरीके से क्या जाती है, करंट का फ्लो होता है। बिल्कुल देखा होगा ऐसा डायग्राम, बिल्कुल देखा है सर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। तो ट्रांसमिशन लाइन के बारे में पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले इसकी पूरी की पूरी डिटेल जानते हैं। देखिए तो सर आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन लाइन। देखो बेटा, सबसे पहले तो ट्रांसमिशन लाइन को किस काम के लिए यूज में लिया जाता है, ट्रांसमिशन लाइन किस चीज की बनी हुई होती है और ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। सबके पहले सुनो सर, यहां होता है मेरा जनरेटिंग स्टेशन। बिल्कुल सही बात है, जनरेटर लगा हुआ होता है। जनरेटर जो हमारा होता है वो कौन सा होता है सर? सिंक्रोनस जनरेटर होता है। ठीक है बेटा, इस जनरेटर ने एक पावर को डेवलप किया, एसी पावर को डेवलप किया। ये पावर यहां से गई और यहां आपका क्या लगा हुआ होता है सर? ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है। बहुत अच्छे से जानते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। कौन सा होता है? स्टेप अप होता है। कौन सा होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर मेरा लगा हुआ होता है। और यहां पे आपकी क्या होती है सर? ये होती है मेरी ट्रांसमिशन लाइन। ये मेरी ट्रांसमिशन लाइन होती है जिसमें होते हुए पावर का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। ये ट्रांसमिशन लाइन कितनी लंबी होती है भाई? कितनी भी लंबी हो सकती है, डिपेंड करता है। जैसे आपका लखनऊ शहर है, अब ये डिपेंड करता है कि लखनऊ शहर में पावर कहां से आ रही है। हो सकता है किसी दूसरे स्टेट से आ रही हो, तो हो सकता है 1000 किलोमीटर लंबी हो सकता है 100-200 किलोमीटर लंबी हो सकता है कि पास में से आ रही हो 50-60 किलोमीटर लंबी हो। सही बात है नहीं है? तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो जनरेटिंग स्टेशन है और आपका क्या है, लोड है। इस जनरेटिंग स्टेशन और इस लोड के बीच में ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी ट्रांसमिशन लाइन कितनी लंबी होने वाली है। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। पहली बात जो इंपॉर्टेंट है क्या है सर? ट्रांसमिशन लाइन में होते हुए हमें पावर का फ्लो कराना है, पावर को भेजना है हमें। कहां से कहां तक? इस सोर्स से इस लोड तक। भाई हमारा मेन पर्पज क्या होता है? हमारा मेन पर्पज होता है लोड को सेटिस्फाई करवाना। क्या पर्पज है? लोड को सेटिस्फाई करवाना। देखो यार बात को समझो, दो चीजें हैं। एक होता है कंज्यूमर, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर, या एक होता है कंज्यूमर और एक होता है सप्लायर है। अब सप्लायर और कंज्यूमर, अगर मैं दोनों का बिहेवियर देखूं तो मुझे क्या समझ में आता है कि सर कंज्यूमर की कुछ भी डिमांड हो सकती है। कंज्यूमर की कुछ भी डिमांड हो सकती है। उस डिमांड को फुलफिल करना किसकी जिम्मेदारी होती है? सप्लायर की जिम्मेदारी होती है। अब कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर है हम लोग। कंज्यूमर कौन है भाई? कंज्यूमर है हम लोग। मतलब हम क्या है? लोड है। अब लोड को पावर कौन देगा? एक जनरेटिंग स्टेशन देगा, एक सप्लायर देगा। बिल्कुल सही बात है। अब देखो दो चीजें होती है, कंज्यूमर हो गया, सप्लायर हो गया। अब कंज्यूमर कौन है? हम लोग हैं। अब जैसे मैं मेरे रूम में बैठा हुआ हूं, अब मेरे रूम में मान लो 10 बल्ब लगे हुए हैं, ओके, एक फ्रिज रखा हुआ है, एक एसी लगा हुआ है, एक कूलर है, एक टीवी है, एक पंखा है, सब कुछ है मेरे रूम में। ठीक है, ओके। अब क्या मैं हमेशा उन सबको यूज करूंगा क्या? नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है। हो सकता है मेरा मन किया मैंने सबका स्विच ऑन कर दिया, हो सकता है मैं 2 मिनट बाद ही मुझे बाहर जाना है, मैंने सबको बंद कर दिया। किया या नहीं किया? बिल्कुल सही है। तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है ना कि मैं कितनी पावर को कंज्यूम करूंगा। सही बात है, क्योंकि मैं क्या हूं? कंज्यूमर हूं। कंज्यूमर होता है सर्वे सर्वा। कंज्यूमर अपनी इच्छा का मालिक होता है, वो कुछ भी कर सकता है, कितनी भी पावर को कभी भी यूज कर सकता है और कभी भी पावर को यूज करना बंद कर सकता है। क्लियर है नहीं है? ओके। अब जिम्मेदारी जो कंज्यूमर है उसको सेटिस्फाई कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सप्लायर की होती है। किसकी होती है? सप्लायर की होती है। मतलब ये सप्लायर जो होगा ये हमेशा कंज्यूमर को सेटिस्फाई करवाएगा। मान लो उसने 2 मिनट के लिए पावर को कंज्यूम किया, फिर उसने पावर को बंद कर दिया। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। लेकिन जिम्मेदारी किसकी बनती है? सप्लायर की, कि वो जब भी यूज करे उसे पावर को भेजना ही भेजना है। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल करेक्ट है। तो भाई मैं कहां पे बैठा हूं? मेरे घर में बैठा हूं। कहां पे बैठा हूं? मेरे घर में बैठा हूं। तो मैं कितनी पावर को कंज्यूम कर रहा हूं ये मुझे पता है कि भाई मैंने टीवी चला रखा है, फैन चला रखा है, मैंने क्या क्या चला रखा है, मुझे पता है ना मैं कितनी पावर को कंज्यूम कर रहा हूं। सही बात है। मेरे घर में वोल्टेज कितना आ रहा है मुझे पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल पता है। मतलब आपको 2 चीजें पता होती है। क्या क्या पता होता है? यहां का वोल्टेज पता होता है और यहां आने वाली करंट पता होती है। ये दोनों चीजें आपको पता होती है और इतनी ये वैल्यू आपको मिले हमेशा, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? इस सोर्स की होती है, वीएस की और आईएस की। सही बात है कि नहीं है? मतलब ये कौन है? कंज्यूमर। क्या आपको किसी ने कह रखा है क्या कि आपको हर दिन में 5 घंटे एक बल्ब को जलाना है? किसी ने कह रखा है क्या आपसे? नहीं।
भाई आपकी मर्जी होगी तो आप चलाओगे, आपकी मर्जी होगी तो आप नहीं चलाओगे। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल करेक्ट है। तो एक कंज्यूमर जो होता है ना बेटा, ये इंडिपेंडेंट होता है। कंज्यूमर जो होता है वो कैसा होता है? इंडिपेंडेंट होता है। और इसको सप्लाई करने का, इसकी इच्छाओं को पूरी करने की जिम्मेदारी किसकी है? सप्लायर की है। मतलब सप्लायर के वीएस और आईएस की वैल्यू क्या रहने वाली है, ये डिपेंड करेगा कि आपको कितनी पावर चाहिए और कब चाहिए। क्लियर है? तो आपके पास में 4 वेरिएबल है। कौन कौन से वेरिएबल है? पहला है आपके सोर्स का वोल्टेज, दूसरा है आपके सोर्स की करंट, तीसरा है आपके रिसीविंग एंड का वोल्टेज मतलब लोड का, और चौथा है आपके रिसीविंग एंड की करंट। ये दोनों जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल किसके हैं? ये वेरिएबल आपके किसके? कंज्यूमर के। और ये दोनों वेरिएबल है, ये वेरिएबल आपके किसके हैं? सर ये वेरिएबल है आपके सप्लायर के। बिल्कुल है या नहीं है? बिल्कुल है। ये दोनों जो वेरिएबल है कंज्यूमर, कंज्यूमर कैसा है? इंडिपेंडेंट। मतलब ये दोनों वेरिएबल कैसे हैं? इंडिपेंडेंट है। और इन दोनों वेरिएबल को सेटिस्फाई कराने का काम है इन दोनों वेरिएबल का। तो ये दोनों कैसे हैं? सर डिपेंडेंट है। मतलब ये दोनों वेरिएबल इन दोनों वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेंगे। मतलब इन दोनों वेरिएबल, इन दोनों का ये क्या है? फंक्शन है। एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हो। क्लियर है नहीं है? चलो ये तो मोटी मोटी बात हो गई। ठीक है, ये तो मोटी मोटी बात हो गई। हमारा मेन पर्पज क्या था? ट्रांसमिशन लाइन। क्या था हमारा मेन पर्पज? ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, अब ट्रांसमिशन में लाइन में होते हुए मुझे क्या भेजना है? सर पावर को भेजना है। किसको भेजना है? पावर को भेजना है। मतलब इसमें करंट का क्या होना है? फ्लो होना है। भाई एक बात बताओ, अगर मुझे करंट को फ्लो कराना ही है, अगर मुझे करंट को फ्लो कराना ही है, तो मैं कौन सा मटेरियल चूज करूं जिससे मेरी ट्रांसमिशन लाइन हो, उसमें अच्छे से करंट जाए? भाई 3 मटेरियल होते हैं, कंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है। जो सबसे अच्छे से करंट को फ्लो कराता है और जिसमें मिनिमम रेजिस्टेंस होता है, वो तो आपका क्या होता है? कंडक्टर होता है। क्या होता है? कंडक्टर होता है। मतलब ट्रांसमिशन लाइन जिसकी मटेरियल की बनी हुई होती है वो एक कंडक्टिंग मटेरियल होता है। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल करेक्ट है। और किसकी बनी हुई होती है? ये होता है आपका एसीएसआर। किसकी बनी होती है? एसीएसआर, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। मतलब ये किसकी बनी हुई होती है? एल्यूमिनियम के कंडक्टर्स की ये बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? एल्यूमिनियम के कंडक्टर्स की ये बनी हुई होती है। तो सर इसका पूरा नाम फिर ये क्यों है? एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। इतना लंबा नाम क्यों दिया है इसको? ठीक है, चलो जान लेते हैं। देखो, एसीएसआर नाम देने का एक रीजन है। क्या नाम है? इसको ध्यान से समझो। इसमें जो एल्यूमिनियम कंडक्टर, मतलब इसमें जो वायर होंगे, वो वायर किसके बने हुए होते हैं? तो सर वो वायर बने हुए होते हैं एल्यूमिनियम के। किसके बने हुए होते हैं? एल्यूमिनियम के। लेकिन एल्यूमिनियम जो होता है ये आपका क्या है? सर एल्यूमिनियम एक मेटल है। एल्यूमिनियम एक क्या है? एक तरीके से एक मेटल है। या आप ऐसा समझ लो, एल्यूमिनियम जो होता है ना आपका धातु है, धातु उपधातु होती है कि नहीं होती है? तो ये आपकी एक मेटल है, एक धातु है आपकी। क्लियर है? ओके। तो ये अच्छे से पावर का कंडक्ट करवा लेती है। लेकिन सबसे बड़ी खास बात पता है क्या है? क्या है? जैसे आप लोग जानते हो, जैसे चांदी होती है, सोना होता है, चांदी और सोने के तार बनाए जा सकते हैं। मतलब क्या है? अगर चांदी और सोने को आप पकड़ के ऐसे खींचोगे ना, तो वो खिंच जाएंगे, वो लंबे हो जाएंगे। हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो इनके पास एक कैपेबिलिटी होती है, और वो कैपेबिलिटी ये है कि अगर तुमने इसको पकड़ के खींच दिया तो ये लंबे हो जाते हैं। सही बात है नहीं है? बिल्कुल इसी तरीके से। अब क्या होता है भाई, प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरीके से 2 पोल होते हैं। अब इनके बीच में आप इस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन को बांध के रखते हो। बांधते हो नहीं बांधते हो? सही बात है। अब ये वायर है यार, तो इस वायर का भी तो कुछ ना कुछ वेट होने वाला है कि नहीं होने वाला है? वेट होगा। अब अगर ये वेट इससे लटकेगा, और आपका एल्यूमिनियम क्या है? मेटल है, तो मेटल तो खिंच जाते हैं। सही बात है। तो अगर आपने एक सोने के वायर से या चांदी के वायर से अगर किसी वजन को अगर लटका दिया, तो क्या होगा? वो चांदी का तार लंबा होना शुरू हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा? सही बात है। मतलब मेटल्स जो होते हैं ना, इनके पास में वजन को हैंडल करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। मतलब मेटल्स जो होते हैं ना, ये मैकेनिकली स्ट्रांग नहीं होते हैं, वजन को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से क्या करना पड़ेगा भाई? अगर मैंने ऐसे लटका दिया तो ये तो लंबा होना शुरू हो जाएगा, और ये नीचे लटकना शुरू हो जाएगी, और ज्यादा लटकना शुरू हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल सही है। तो मुझे कुछ ऐसा भी करना है कि ये मैकेनिकली स्ट्रांग रहे। ऐसा नहीं कि मैंने इसको लटका दिया, ये इसी की वजन की वजह से लंबा होना शुरू हो जाए। क्लियर है? तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इस तरीके से छोटे 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 वायर बनाते हैं, इसके एल्यूमिनियम के, और इनके बीच में एक कंडक्टर रखते हैं। और वो कंडक्टर आपका किसका बना हुआ होता है? स्टील का बना हुआ होता है। ये स्टील का कंडक्टर हम क्यों रखते हैं? क्या अच्छे से करंट को फ्लो कराता है क्या स्टील? क्या इसलिए रखते हैं क्या? नहीं।
स्टील जो होता है ये मैकेनिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये कितने भी वजन को सहन करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो अगर आपने इसमें स्टील का बना दिया तो जब आप इसको यहां पे इस तरीके से लटकाओगे तो इस ट्रांसमिशन लाइन के पूरे वजन को कौन सहन कर लेगा? ये स्टील का वायर सहन कर लेगा। सही बात है नहीं है? तो ये इसको लंबा नहीं होने देगा और मैकेनिकली क्या बना देगा? स्ट्रॉन्ग बना देगा। सही बात है नहीं है? तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ACSR कंडक्टर हम क्यों यूज में लेते हैं। एल्यूमिनियम कंडक्टर की वजह से, क्लियर है। और बीच में स्टील का वायर क्यों यूज में लेते हैं? ताकि ये कैसा बना रहे? मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग रहे, या ये वजन को हैंडल करने की कैपेबिलिटी इसके अंदर होनी चाहिए। ओके, तो ये तो मोटी मोटी कहानी हो गई। अब चलो जरा अंदर की बातें करते हैं, ध्यान से सुनो। क्या हुआ सर, मैं बात करने वाला हूं ट्रांसमिशन लाइन की। अरे यार, ट्रांसमिशन लाइन की जैसे ही बात आती है तो मुझे तो एक ही चीज दिखती है। क्या दिखता है? एक वायर है। भाई ट्रांसमिशन लाइन क्या है? एक वायर है। वायर में होते हुए क्या जारी है? करंट जारी है। एक एक चीज को ध्यान से समझोगे तो सारी बातें क्लियरली तरीके से समझ में आएगी। ध्यान से समझना बस, क्लियर है? ओके, समझो। एक वायर है, वायर में होते हुए क्या जारी है? करंट का फ्लो हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। किससे कनेक्टेड है? ये सोर्स से कनेक्टेड है, मतलब इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या है? वोल्टेज भी है। कुछ ना कुछ क्या है? वोल्टेज भी है। ठीक है सर। यार एक बात बताओ, एक वायर है, मान लो ये पेन है, वायर है। वायर होगा तो किसी ना किसी मटेरियल का तो बना होगा। सही बात है। ट्रांसमिशन लाइन के वायर कैसे होते हैं? गोल होते हैं। सही है। तो इसका कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। सही बात है। इस वायर की कुछ ना कुछ लंबाई होने वाली है। बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर इसकी वायर की लंबाई है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये किसी ना किसी मटेरियल का बना हुआ है, तो क्या इसका रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मतलब इस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। और वो रेजिस्टेंस क्या होता है? ρL/A होगा या नहीं होगा? रो क्या होती है? रेजिस्टिविटी, जो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी आपने कौन सा मटेरियल यूज किया है वायर को बनाने में। ठीक है। एल्यूमिनियम यूज में लेते हैं तो एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी आ जाएगी। ठीक है। एल मतलब वायर की लंबाई, ए मतलब वायर कितना मोटा आपने यूज में लिया है। तो मतलब ट्रांसमिशन लाइन का कुछ ना कुछ क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। ठीक है सर, रेजिस्टेंस इसमें आ गया। ओके, आगे चलो। ट्रांसमिशन लाइन में किसका फ्लो होता है? करंट का फ्लो होता है। अरे ये तो हमने एक चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कि अगर किसी वायर में होते हुए अगर करंट का फ्लो होता है तो करंट के फ्लो होने की वजह से वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करना शुरू कर देता है। एम्पियर्स का लॉ पहले भी बता चुका हूं मैं। बता चुका हूं नहीं बता चुका हूं? बिल्कुल क्लियर है। तो सर ये तो एक मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करेगा। किसको डेवलप करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को। मतलब ट्रांसमिशन लाइन में करंट जाने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी आता है। ओहो, अगर मैग्नेटिक फील्ड आता है तो फिर क्या प्रॉब्लम हुई सर? फिर तो पंगा ये हो गया कि अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड आया, अगर मेरा क्या आया? मैग्नेटिक फील्ड आया, तो सर मेरे पास तो बेसिक एलिमेंट इलेक्ट्रिकल में तीन ही होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है इंडक्टेंस और एक होता है कैपेसिटेंस। जानते हो नहीं जानते हो इनके बारे में? बिल्कुल जानते हैं सर। रेजिस्टेंस किसको दिखाता है? सर रेजिस्टेंस दिखाता है सिस्टम में होने वाले लॉसेज को। दिखाता है कि नहीं दिखाता है? बिल्कुल दिखाता है। क्या दिखाता है? I²R। एक्टिव लॉस को सिर्फ और सिर्फ कौन दिखाता है? रेजिस्टेंस दिखाता है। तो इंडक्टेंस क्या दिखाता है? सर इंडक्टेंस दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड को। किसको दिखाता है? मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है। बिल्कुल करेक्ट है। और कैपेसिटर किसको दिखाता है? सर कैपेसिटर जो दिखाता है वो दिखाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। बताओ दिखाता है कि नहीं दिखाता है? बिल्कुल दिखाता है ना सर। रेजिस्टेंस जो होता है ये दिखाता है लॉसेज को, इंडक्टेंस जो होता है ये दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड को, और कैपेसिटेंस जो होता है ये किसको दिखाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाता है। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। वायर में जारी है करंट अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ। मुझे ये पता लग गया है कि वायर में अगर करंट जाएगी, आई करंट जाएगी, तो ये इसके चारों तरफ इस तरीके से क्या करेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करेगा। अब मुझे किसको रिप्रेजेंट करना है? मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए मैं कौन सा एलिमेंट यूज में लूं? इंडक्टेंस। कौन यूज में लूं? इंडक्टेंस। मतलब ट्रांसमिशन लाइन में एक तो क्या होता है? रेजिस्टेंस आ गया आपका, रेजिस्टेंस आ गया। मान लो भाई ये रेजिस्टेंस हो गया वायर का। दूसरा एलिमेंट आपका कौन आ गया? इंडक्टेंस आ गया। इंडक्टेंस क्यों आया पता लग गया? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। अब आगे चलो, दो कहानी क्लियर हो गई? ठीक है सर। ओके, तो सर ये तो एक वायर हो गया। एक वायर में रेजिस्टेंस आ गया, इंडक्टेंस आ गया। क्लियर है नहीं है? ओके। कभी भी सुन लो, कभी भी ये आप माइंड में फिट कर लेना और ध्यान रख लेना। ओके, एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि एक नॉर्मल वायर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? एक कंडक्टर को एक्चुअल प्रेजेंट लाइफ में या प्रैक्टिकल सिस्टम में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? तो ध्यान रखना कि प्रैक्टिकल लाइफ में एक वायर को, सिर्फ एक नॉर्मल वायर को, मैं ट्रांसमिशन लाइन की बात नहीं कर रहा हूं, एक नॉर्मल वायर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? ए रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इंडक्टेंस। ये एक नॉर्मल वायर को रिप्रेजेंट करने का तरीका
होता है। सही बात है नहीं है? नॉर्मल वायर, जहां एक नॉर्मल बैटरी से आपने कनेक्ट कर रखा है, हल्की फुल्की उसमें करंट जा रही है, तो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस आपका पिक्चर में आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन हमारे यहां पे क्या है? हमारे यहां पे तो ट्रांसमिशन लाइन है। बिल्कुल सही बात है। अरे भाई मेरी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है जिसके ऊपर वोल्टेज कितना होता है? 11 किलो वोल्ट, 22, 66, 132 होता है कि नहीं होता है? बहुत जबरदस्त वोल्टेज है सर, बहुत जबरदस्त वोल्टेज है। मतलब इसके ऊपर होने वाला वोल्टेज बहुत जबरदस्त है यहां पे। अब वोल्टेज होने की वजह से क्या आता है सर? वोल्टेज अगर जबरदस्त है तो क्या हो जाएगा? अरे अगर इस वायर के ऊपर वोल्टेज जबरदस्त है तो वोल्टेज की वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। अरे वोल्टेज तो चार्ज को दिखाता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखो जरा ध्यान से, क्या समझने की कोशिश करना। देखो मान लो ये एक बैटरी है आप लोगों के पास में, ये एक बैटरी हो गई सर, ठीक है। अब इस बैटरी को मैंने इस तरीके से, ये दो प्लेट्स है और इन दो प्लेट से मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये बैटरी का वोल्टेज है मान लो V। अगर यहां मैंने 0 वोल्टेज मान लिया तो यहां मेरा V वोल्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो इसके ऊपर यहां से V वोल्ट आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहां बैठ जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहां बैठ जाएगा। क्या बन गए? कैपेसिटर दिख रहा है आपको? सही बात है। क्या होता है कैपेसिटर के अंदर? सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डेवलपमेंट हो जाता है। किसका डेवलपमेंट हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आता है? वोल्टेज की वजह से आता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बिहेवियर को हम किससे दिखाते हैं? कैपेसिटर से दिखाते हैं। क्या इसी को कैपेसिटेंस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अरे बोलते हो कि नहीं बोलते हो आप? बिल्कुल बोलते हैं। भाई पावर सिस्टम में क्या हो रहा है सर? यहां पे आपके RYB 3 फेज है और इनके ऊपर वोल्टेज बहुत जबरदस्त है। मान लो यहां पे 11 किलो वोल्ट है, सही बात है। या मान लो एक नॉर्मल वायर ही है और इसके ऊपर 11 किलो वोल्ट है और नीचे आपका क्या है? ग्राउंड है। तो क्या इन दोनों के बीच में जबरदस्त वोल्टेज का डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, आएगा कि नहीं आएगा? इसको आप 0 वोल्ट बोल दो, इसको आप 11 किलो वोल्ट बोल दो। तो क्या ये एक वायर जो है ये इस तरीके से एक प्लेट का काम करेगा कि नहीं करेगा? अरे बिल्कुल करेगा। क्या ये 0 वोल्ट का काम कर रही है, ग्राउंड नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है। तो इन दोनों के बीच में यहां पे किसका बिहेवियर आ जाएगा? कैपेसिटेंस का बिहेवियर आ जाएगा। किस वजह से? क्योंकि सर वोल्टेज है और वोल्टेज डिफरेंस की वजह से क्या डेवलप हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन किससे होता है? कैपेसिटेंस से। मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन किससे होता है? इंडक्टेंस से। समझ में आ रही है ये बात या नहीं आ रही है? बिल्कुल समझ में आनी चाहिए आपको। क्लियर है नहीं है? तो आपको समझ में आया रेजिस्टेंस होता है, आपको समझ में आया इंडक्टेंस होता है, और तीसरा पैरामीटर आपको क्या समझ में आ गया? इस तरीके से आपका क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है। क्या होता है? कैपेसिटेंस। R आ गया, L आ गया, C आ गया। ये ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स है। रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है। आपको हर एक के बारे में पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्यों होता है, इंडक्टेंस क्यों होता है, कैपेसिटेंस क्यों होता है। हर एक चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए वैल्यूज के बारे में। ठीक है? और क्या कहानी होती है सर? और ये कहानी है कि मेरी ट्रांसमिशन लाइन काफी लंबी है सर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 100-200 किलोमीटर भी होती है। बहुत लंबी मेरी ट्रांसमिशन लाइन है। अब ऐसा तो है नहीं सर कि जनरेटिंग स्टेशन पे एक कोना बांध दूं, दूसरा कोना यहां से 200 किलोमीटर दूर बांध दूं, ऐसा तो होता नहीं है। तो हमें क्या यूज में लेने पड़ते हैं सर? पोल यूज में लेने पड़ते हैं। भाई ट्रांसमिशन लाइन को बनाने के लिए हमें क्या यूज में लेते हैं? पोल्स यूज में लेते हैं। मतलब जैसे एक पोल ये रहा, एक पोल ये रहा, इन दोनों पोल्स के बीच में मुझे ट्रांसमिशन लाइन को क्या करना पड़ता है? बांधना पड़ता है। जैसे समझो यहां पे देखो, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, देखो ये आपका एक पोल है, तो यहां पे ट्रांसमिशन लाइन को कैसे बांध रखा है? ये देखो, इसके थ्रू बांध रखा है कि नहीं बांध रखा है? बिल्कुल करेक्ट है। इसको क्या बोलते हैं? ये होता है आपका इंसुलेटर। क्या बोलते हैं इसको? इंसुलेटर बोलते हैं। तो सर इंसुलेटर का जरूरत पड़ती है मुझे किसके लिए? ट्रांसमिशन लाइन को बांधने के लिए। पोल से ट्रांसमिशन लाइन को बांधने के लिए मुझे इंसुलेटर की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल वो सही बात है। तो क्या होगा? यहां पे ये पोल है इस तरीके से, यहां लगे हुए हैं, ये क्या लगे हुए हैं? यहां पे इंसुलेटर लगे हुए हैं। ये इस तरीके से यहां पे क्या लगे हुए हैं? इंसुलेटर लगे हुए हैं। और इनसे आप क्या करते हो? इस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन को बांध के रखते हो। आगे क्या होगा? आगे इस तरीके से आगे जाके किसी से बंधा हुआ रहेगा, ये आगे जाके किसी से बंधा हुआ होगा। सही बात है कि नहीं है? ओके। अब आपने इंसुलेटर क्यों लगाया? क्योंकि आपका ये जो पोल होता है ना, ये पोल किसका बना हुआ होता है? स्टील का बना हुआ होता है। आपने देखा होगा आपके गांव वगैरह में, आपने क्या देखा होगा कि सर मेरे गांव में मैंने ये देखा है कि वहां पे जो पोल होते हैं, कौन से? ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के जो पोल होते हैं, जो आपके खेतों में बने हुए होते हैं, वो इस तरीके के स्टील के बने हुए होते हैं कि नहीं बने होते हैं? बड़े बड़े पोल बने हुए होते हैं, बने होते हैं ना? बिल्कुल होते हैं। उनके ऊपर इस तरीके से ब्लैक ब्लैक कलर में देखे होंगे आपने, इंसुलेटर लटके होते हैं, उन पे ये बंधा हुआ होता है। अब यार एक बात बताओ, स्टील तो कंडक्टर होता है,
है। अगर स्टील से वायर टच हो गया तो उस पोल में तो करंट आना शुरू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो उस करंट से बचने के लिए यहां पे क्या लगाए जाते हैं? इंसुलेटर लगाए जाते हैं। लेकिन यहां पे जो ये वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज है, 66 किलो वोल्ट है समझो। तो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज होने की वजह से क्या होता है कि थोड़ा बहुत चार्ज इलेक्ट्रिसिटी की वजह से यहां से क्या होता है, इस पोल में भी आपका थोड़ा बहुत चार्ज क्या होता है, आ जाता है। तो ये जो थोड़ा बहुत चार्ज जो इस पोल के ऊपर आ जाता है, उसकी वजह से इस पोल में होते हुए भी हल्की सी करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। अरे अपन गांव में पोल के नीचे से निकलते हैं तो मम्मी पापा नहीं बोलते कि बेटा पोल को टच मत कर, बोलते ही नहीं बोलते हैं, पोल को टच मत कर। स्पेशली आपके जो बारिश वगैरह का टाइम होता है, जब ह्यूमिडिटी का टाइम होता है, तो स्पेशली बोलते हैं नहीं पोल को टच मत कर, कहीं करंट ना आ जाए। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? वो क्यों बोलते हैं? ऐसा मत समझो वो पढ़े लिखे नहीं है तो इसलिए बोलते हैं, नहीं, उनको पता है। क्या पता है कि कभी कभी क्या होता है, इसमें होते हुए भी हल्की फुल्की सी, बहुत माइनर होती है, बहुत कम होती है, लेकिन बारिश वगैरह के टाइम में ये हल्की ज्यादा हो जाती है। क्लियर है? बहुत माइनर होती है। अगर आप नॉर्मल जाके ऐसे पोल को पकड़ लोगे तो कोई करंट वरंट नहीं आएगा, आपको कोई फील नहीं होगा, बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चलेगा। मतलब बहुत हल्की सी माइनर होती है, लेकिन होती जरूर है। क्या होता है? एक हल्की सी करंट का फ्लो होता है इधर से, और इस करंट को बोला जाता है लीकेज करंट। क्या बोला जाता है इसको? लीकेज करंट। क्लियर है नहीं है? अब ये लीकेज करंट एक तरीके से क्या हो गया, सिस्टम में लॉस हो गया। अरे भाई पावर तो आगे जानी चाहिए थी, लेकिन हल्की सी इधर से चले गई, इंसुलेटर से होते हुए गई या नहीं गई, तो इसको बोला जाता है लीकेज। अब लीकेज एक तरीके से क्या है? लॉस। लीकेज एक तरीके से आपके सिस्टम में क्या है? लॉस है, बिल्कुल लॉस है। और ये इधर से कहां जा रहा है? ग्राउंड में जा रहा है। यही हो रहा है ना लीकेज करंट? बिल्कुल, ये लॉस है, लेकिन बहुत माइनर है, बहुत कम है लीकेज करंट, बहुत कम है। ओके, आप कैलकुलेशन करोगे तो इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत माइनर है, जिसकी वजह से क्या हो रहे हैं? लॉस हो रहे हैं। अब भाई एक बात बताओ, मुझे रिप्रेजेंट करना है लॉस को। लॉस को मैं किससे दिखाऊं? रेजिस्टेंस से, इंडक्टेंस से, या कैपेसिटेंस से? सर लॉस को तो एक ही इंसान दिखा सकता है, वो कौन दिखा सकता है? रेजिस्टेंस दिखा सकता है। बिल्कुल करेक्ट है। यहां पे मैंने क्या बना दिया? एक रेजिस्टेंस दिखा दिया। और इसमें होते हुए जो करंट जारी है इधर पोल से होते हुए ग्राउंड में, वो मेरे सिस्टम में किसको दिखा रही है? लीकेज को दिखा रही है। किसको दिखा रही है? लीकेज करंट को दिखा रही है। अब ये कैसे लगा हुआ है? पैरेलल में लगा हुआ है। यार एक बात बताओ, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है, अगर दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं तो आप कैसे सोल्व करते हो? अरे अगर ये R है और ये मान लो ये R1 है, R2 है, मैंने बोला R इक्विवेलेंट निकालो, तो आप क्या लिखते हो कि 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे लिखते हो कि नहीं लिखते हो? मतलब 1 करते हो ना तो डायरेक्ट एडअप में हो जाते हैं। तो मैं इसको 1/R लिख देता हूं, मैं इसको G लिख देता हूं। G क्यों लिख रहा हूं? सर इसको आपने 1/R क्यों लिखा? इसको आप 1R ही लिख देते ना। अरे यार G इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये तो आप जो ये डायग्राम बना रहे हो ना, ये तो समझ लो ट्रांसमिशन लाइन के स्पेन के टुकड़े के बराबर लंबाई का डायग्राम है। ट्रांसमिशन लाइन तो 100-200 किलोमीटर लंबी होती है, तो ऐसे बार बार जुड़ते जाएंगे 100 किलोमीटर तक। तो सबको कैलकुलेट तो आपको ही करना है, सही है? तो फिर 1/R कब तक करोगे? अरे कब तक करोगे? नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो इसलिए मैंने G ले लिया, डायरेक्ट ऐड कर लेना। क्लियर है? तो कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मैंने रेजिस्टेंस ना के लेके रेजिस्टेंस का उल्टा कर दिया, मैंने कंडक्टेंस ले लिया, ट्रांस कंडक्टेंस बोल सकते हो इसको आप। क्लियर है नहीं है? जो किसको दिखा रहा है? लीकेज को दिखा रहा है। तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, क्या क्लियर होना चाहिए कि जब मैं एक ट्रांसमिशन लाइन को पढ़ता हूं तो ट्रांसमिशन लाइन में मेरे पास 4 पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से? रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस किसकी वजह से? आपको पता है। इंडक्टेंस होता है, किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। कैपेसिटेंस होता है, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। लीकेज होता है, किसकी वजह से? इन इंसुलेटर्स की वजह से। क्लियर है नहीं है? जहां पे पोल लगा हुआ होता है वहां पे थोड़ा सा क्या होता है? लीकेज होता है। क्लियर है? आपको क्या बात पता है? ये बात पता है कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस तो अच्छे खासे हैं, ये दोनों तो सबके पहले आएंगे, आपके थोड़ी भी करंट होगी तो भी ये दोनों आएंगे। कैपेसिटेंस पिक्चर में कब आएगा? जब बहुत ज्यादा वोल्टेज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हल्का फुल्का कैपेसिटेंस आना शुरू होता है। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इन दोनों की, उससे कम प्रायोरिटी इसकी, और उससे भी कम प्रायोरिटी होती है लीकेज की। मतलब लीकेज करंट बहुत माइनर होती है, लेकिन अगर ट्रांसमिशन लाइन बहुत लंबी हो जाए ना, 200-300 किलोमीटर, तो वो थोड़ा मिलके भी रीजनेबल हो जाता है, तो फिर आपको लीकेज को इंक्लूड करना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं है? तो ये आपके ट्रांसमिशन लाइन में 4 पैरामीटर्स होते हैं। आपके माइंड में ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और लीकेज, ये चारों के चारों पैरामीटर आपके ट्रांसमिशन लाइन में होते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो देखो भाई, ये चारों के चारों पैरामीटर, ये मैंने ये जो डायग्राम बनाया है कोई 100 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन का नहीं है, नहीं, ये एक छोटे से टुकड़े का है।
है। मान लो ये छोटे से टुकड़े का है, अगर मान लो मैंने 10 किलोमीटर का बनाना है, अगर मैंने 20 किलोमीटर का बनाना है, तो फिर कैसे बनाऊंगा सर? फिर तो पंगा हो गया। तो कैसे बनाऊंगा? तो बेटा ये छोटे से टुकड़े का आप बनाना सीख गए या नहीं सीख गए? बिल्कुल सीख गए। तो सर ये मैंने मान लो ये है मेरा एक रेजिस्टेंस है, ये मेरा इंडक्टेंस है, ये मेरा कैपेसिटेंस है, ओके, और यहां जाके ये मेरा क्या है? लीकेज को रिप्रेजेंट करने वाला आपका ट्रांसकंडक्टेंस है, ये आपका G है, ये आपका C है, ये आपका L है, ये आपका R है। ये छोटे से टुकड़े का है, तो इसके आगे और भी टुकड़ा होगा, बिल्कुल होगा, तो फिर से रेजिस्टेंस आ जाएगा, फिर से इंडक्टेंस आ जाएगा, क्लियर है, फिर से कैपेसिटेंस आ जाएगा, ओके, और फिर से आपका क्या आ जाएगा? G आ जाएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सही है। और आगे बढ़ोगे, आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, मतलब जितनी ज्यादा लंबाई होगी रेजिस्टेंस भी उतना ही बढ़ता जाएगा, कैपेसिटेंस भी बढ़ता जाएगा, G भी बढ़ता जाएगा, L भी बढ़ता जाएगा। मतलब सब कुछ किसके ऊपर डिपेंडेंट है? लंबाई के ऊपर डिपेंडेंट है। जितनी लंबाई करोगे उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस, जितनी लंबाई करोगे उतना ही ज्यादा इंडक्टेंस। मतलब अगर आप एक ओवरऑल ट्रांसमिशन लाइन की बात करो ना, तो आप क्या बोल सकते हो कि ये R इक्विवेलेंट जो है वो एक्चुअल में आपका क्या है? वो एक्चुअल में आपका R इंटू L के बराबर है। यहां पे ये L क्या है? लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो फिर ये R क्या है? ये वाला जो R है ये एक्चुअल में आपका पर यूनिट रेजिस्टेंस बोल सकते हो आप इसको। क्या बोल सकते हो? पर यूनिट रेजिस्टेंस बोल सकते हो। मतलब पर यूनिट का मतलब क्या है? एक छोटे से टुकड़े का रेजिस्टेंस है। अब अगर मान लो 10 किलोमीटर की लंबाई है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 10 किलोमीटर की आ जाएगी, 10 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दो। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल करेक्ट है। उसी तरीके से अगर आपने L इक्विवेलेंट लिखा तो उसको क्या लिखोगे? L इंटू L लिखोगे। अगर आपने C इक्विवेलेंट लिखा तो क्या लिखोगे? C इंटू L लिखोगे। अगर आपने G इक्विवेलेंट रखा तो उसको क्या लिखोगे? सर उसको भी मैं लिखूंगा G इंटू L के बराबर लिखूंगा। मतलब जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाएगी मेरे पैरामीटर्स की वैल्यू धीरे 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 क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। सही बात है। अब देखो अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी तो मतलब जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाएगी कैपेसिटेंस का इफेक्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी तो G की वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो G की वैल्यू का इफेक्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, लीकेज करंट का इफेक्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? लंबाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सही बात है नहीं है? इसीलिए हम लंबाई के आधार पर ट्रांसमिशन लाइन को डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट में। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। किस तरीके से? सोचो मेरे पास 4 पैरामीटर है, मेरे पास R है, L है, C है, G है। मुझे क्या पता है? सर वायर का छोटा सा टुकड़ा भी हुआ और हल्की सी भी करंट गई ना तो एक नॉर्मल वायर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? अभी अभी मैंने बताया था क्या होता है? ए रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इंडक्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस तो हर हाल में आएगा ही आएगा। सही बात है। अब जैसे जैसे अगर तुम लंबाई को बढ़ाते जाओगे तो उसके बाद में जो इफेक्ट इंक्लूड होना शुरू होगा वो किसका होगा? कैपेसिटेंस का, क्योंकि G से ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? कैपेसिटेंस की है। फिर आप लंबाई को और बढ़ाते गए तो फिर किसका इफेक्ट इंक्लूड होना शुरू हो जाएगा? इसका इफेक्ट इंक्लूड होना शुरू हो जाएगा, लीकेज करंट का। सही बात है नहीं है? तो जहां तक आप कैपेसिटेंस के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर सको और सिर्फ R और L को इंक्लूड करो तो उसको बोल देते हैं हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। क्लियर है? जहां पे कैपेसिटेंस का इफेक्ट भी इंक्लूड होना शुरू हो जाता है उसको बोलते हैं हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। और जहां पे लीकेज का भी इफेक्ट इंक्लूड होना शुरू हो जाए, जहां चारों इंक्लूड होना शुरू हो जाए उसको हम क्या बोल देते हैं? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। सही बात है नहीं है? तो ये तीनों का डेफिनेशन लंबाई के अकॉर्डिंग होने वाला है, क्योंकि आपको पता लग चुका है कि जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है आपके पैरामीटर्स की वैल्यू क्या होने शुरू हो जाती है? इंक्रीज करना शुरू कर देती है। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है? किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है? देखो ट्रांसमिशन लाइन का एक जबरदस्त नाम और होता है। क्या होता है? ट्रांसमिशन लाइन का जो नाम होता है वो एक्चुअल में आपका नाम होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसमिशन लाइन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है? एक जैसा। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है? एक जैसा। मतलब अगर आपका ये वायर है, सपोज दैट ये पेन है, आपने ट्रांसमिशन लाइन का वायर देखा है? बिल्कुल देखा है ना? वो हमेशा एक जैसी मोटाई का होता है। ऐसा नहीं है कि यहां पे इतना मोटा है फिर यहां पे पतला है, नहीं, पूरा का पूरा वायर बिल्कुल एक जैसा होता है। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। पूरा का पूरा वायर एक ही मटेरियल का बना हुआ होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो मतलब पूरे के पूरे वायर पे अगर आप कहीं से भी इतना सा टुकड़ा काट लो, कहीं से भी काट लो, तो उसका रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, लीकेज सब कुछ सेम रहने वाला है। बिल्कुल सही बात है कि नहीं है? भैया मान लो ये पेन है, मैंने बोला इस पेन को किसी ना किसी मटेरियल से बनाया हुआ है। अब सोचो यहां से यहां तक
यहां से यहां तक इसकी मोटाई, चौड़ाई, लंबाई सब कुछ सेम है कि नहीं है? बिल्कुल सेम है। तो हर जगह बराबर बराबर मटेरियल को यूज किया गया होगा कि नहीं किया होगा? बिल्कुल किया गया होगा। मतलब यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा मटेरियल यूनिफॉर्म तरीके से फैला हुआ है कि नहीं है? बिल्कुल। अब ट्रांसमिशन लाइन का वायर भी तो बराबर मोटाई का होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरे जो पैरामीटर्स है, चारों के चारों जो पैरामीटर है, वो पूरी की पूरी ट्रांसमिशन लाइन पे बराबर बराबर तरीके कि पूरा का पूरा रेजिस्टेंस एक ही जगह बैठा है, आगे तो रेजिस्टेंस है ही नहीं भाई, पूरी की पूरी ट्रांसमिशन लाइन एक जैसी बनी हुई है। तो सारे के सारे पैरामीटर बराबर तरीके से फैले हुए हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म। और पूरी की पूरी पे फैले हुए हैं तो उसके लिए उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव। और ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन तो हो ही गई, तो इसलिए इसका नाम क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसमिशन लाइन। नाम तो मुझे समझ में आ गया, नाम ये क्यों है ये भी समझ में आ गया, लेकिन क्या इससे कोई प्रॉब्लम होती है? क्या इस नाम को लेकर मैं क्वेश्चन को आगे सोल्व कर सकता हूं? जरा समझने की कोशिश करो, देखो ध्यान से क्या होगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, मान लो ये इस पेन के बराबर के टुकड़े का डायग्राम बना रहा हूं मैं ट्रांसमिशन लाइन का, ठीक है? देखो तो इसका क्या होगा? रेजिस्टेंस होने वाला है, अभी जो मैंने बनाया था थोड़ी देर पहले ही, बिल्कुल सही है। इंडक्टेंस होगा, वही डायग्राम फिर से बना रहा हूं। कैपेसिटेंस होगा, और क्या होगा? लीकेज होगा, ठीक है। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन इतनी सी थोड़ी है, ट्रांसमिशन लाइन तो बहुत लंबी है, ठीक है। तो फिर वापस से रेजिस्टेंस आ जाएगा, फिर वापस से इंडक्टेंस आ जाएगा, फिर वापस से कैपेसिटेंस आ जाएगा, वापस से क्या आ जाएगा? लीकेज आ जाएगा। फिर और आगे चलो, चलते ही चलो 10-15-20 किलोमीटर तक। अरे भाई चलते चलो का क्या मतलब है? कहीं ना कहीं लोड भी होने वाला है, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कहीं ना कहीं सोर्स भी होने वाला है, होगा कि नहीं होगा? होगा। अरे सोर्स के Vs और Is, अभी मैंने बताया था कि Vs और Is की वैल्यू डिपेंड करती है कि आपको Vr और Ir कितना चाहिए है। तो कैलकुलेशन भी तो आपको ही करनी है कि भाई लोड को इतनी पावर चाहिए तो मैं यहां से कितनी पावर भेजूं। कैलकुलेशन करनी है कि नहीं करनी है? बिल्कुल करनी है। जब आप इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मान लोगे तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे? फिर कर पाओगे क्या? नहीं। आप लोगों ने नेटवर्क में टाइप ऑफ एलिमेंट पढ़े होंगे, वहां पे आपका एक टाइप आया होगा लंप्ड पैरामीटर और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। आया होगा कि नहीं आया होगा? बिल्कुल आया होगा। क्या होता है दोनों को समझिए जरा, मैं और बता देता हूं यहां पे, ठीक है। देखो दो तरह के पैरामीटर होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक पैरामीटर होते हैं आपके लंप्ड पैरामीटर, ओके, और एक पैरामीटर होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, ठीक है। सर दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में ये डिफरेंस है बेटा, समझ। जैसे मैंने ये एक डायग्राम बना दिया, ठीक है। मान लो मैंने बोला ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो मैंने बोला ये मैंने एक बैटरी लगा दी यहां पे, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो मैंने बोला बताओ इसमें करंट कितनी जाएगी। आप इजीली बोल दोगे सर आई की वैल्यू यहां पे कितनी होगी है? 10/2, मतलब सर 5 एम्पियर की करंट जा रही है। यही बोला ना आपने? क्लियर है? मतलब आपने कैसे बोला ये कि इसमें 5 एम्पियर की करंट जा रही है? आपने क्या बोला? सर 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यही बोला आपने। बिल्कुल सही है यार। क्या वायर नहीं लगा होगा क्या यहां पे? ये वायर नहीं है क्या? बिल्कुल है। क्या इस वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो क्या उसको इंक्लूड किया है क्या तुमने? नहीं किया है। क्यों नहीं किया है भाई? वायर का रेजिस्टेंस नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना सर। तो इंक्लूड क्यों नहीं किया है? अरे इंक्लूड नहीं इसलिए नहीं किया है क्योंकि पूरे के पूरे रेजिस्टेंस को मैंने एक जगह उठा के रख दिया है। मैंने बोल दिया है कि मेरे इस वायर, इस पूरे सर्किट में जितना भी रेजिस्टेंस है वो मैंने उठा के एक जगह बिठा दिया इतनी सी लंबाई में, और इसके जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी है? 2 ओम है। तो इसलिए मैंने 5 एम्पियर कर दिया। मतलब मैंने पूरे जो आपका जो रेजिस्टेंस है वो पूरी जगह फैला हुआ नहीं है, सबको उठा के मैंने एक जगह रख दिया कि हाँ भाई ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, लो अब बताओ करंट कितनी है। तो मैंने सबको उठा के इकट्ठा करके एक जगह रख दिया। इसको बोलते हैं लंप्ड करना। इसको क्या बोलते हैं? लंप्ड पैरामीटर। लंप्ड पैरामीटर। लेकिन अगर मान लो मैं ऐसा नहीं करता और मैंने यहां से लेके यहां तक ये इतनी लंबी एक छड़ ले ली, क्लियर, किसी ना किसी मेटल की बनी हुई है, अब मैंने इसके अक्रॉस क्या किया? एक बैटरी को मैंने लगा दिया। अब मैंने बोला इसमें करंट निकालो। क्या बोला मैंने? इसमें करंट निकालो, वोल्टेज V है यहां पे। अब बताओ अब क्या करूं? ये तो छड़ है पूरी की पूरी, कितनी भी लंबी हो सकती है, मान लो बराबर तरीके से इक्वल इसकी मोटाई है। बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? अरे बेटा यहां पे भी ये, यहां से लेके चलोगे इसका भी रेजिस्टेंस होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, पूरे पे बराबर तरीके से फैला हुआ है। तो क्या इसका एग्जैक्ट रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर पाओगे? क्या नहीं कर पाएंगे,
क्या इसका एग्जैक्ट रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते हो? अगर ये 10 किलोमीटर लंबी हुई, 20 किलोमीटर लंबी हुई, क्या एग्जैक्ट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसमें करंट कैसे निकालोगे? फिर निकाल लोगे क्या? नहीं निकाल पाऊंगा। निकाल पाओगे क्या? नहीं निकाल पाऊंगा। फिर क्या करोगे? फिर कैलकुलेशन कैसे करोगे? भाई ट्रांसमिशन लाइन भी तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें भी तो एक वायर है और पूरे वायर पे रेजिस्टेंस फैला हुआ है, इंडक्टेंस फैला हुआ है, कैपेसिटेंस फैला हुआ है, लीकेज वाला कंपोनेंट फैला हुआ है। तो फिर उसमें करंट कैसे निकालोगे? उसमें आप लोग पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे? निकाल पाओगे क्या? नहीं निकाल पाएंगे सर, क्योंकि हम लोगों ने नेटवर्क में भी आपने पढ़ा होगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर के लिए केसीएल और केवीएल भी अप्लाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आप करंट ही फाइंड आउट नहीं कर सकते हो ब्रांच में। तो केसीएल को कैसे लगा दोगे? लगा पाओगे क्या? नहीं लगा पाओगे। ओके, केसीएल की यही बाउंड्री होती है कि डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स में नहीं लग सकती है। तो फिर मैं ट्रांसमिशन लाइन को कैसे करूं? तो सबसे पहले यहीं पे आपका पहला अप्रोक्सीमेशन आ जाता है। आप ट्रांसमिशन लाइन का अप्रोक्सीमेट डायग्राम बनाते हो। अप्रोक्सीमेट डायग्राम बना के क्या करते हो कि इस वायर का रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेट मान लेते हो कि मान लो इस वायर का रेजिस्टेंस मैंने अप्रोक्सीमेट मान लिया कि यहां से लेके यहां तक इस वायर का अप्रोक्सीमेट रेजिस्टेंस कितना है? R है। तो मतलब क्या किया? पूरे वायर के रेजिस्टेंस को उठा के आपने एक जगह डाल लिया। तो मतलब आपने डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर को क्या बना दिया? एक लंप्ड पैरामीटर बना दिया। तो ट्रांसमिशन लाइन की कैलकुलेशन करने के लिए हम पैरामीटर्स को डिस्ट्रीब्यूटेड से किस तरीके से अजम्पशन कर लेते हैं? एक लंप्ड पैरामीटर की तरह अजम्पशन कर लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हम ट्रांसमिशन लाइन एक्चुअल में तो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो फिर आप उसको लंप्ड क्यों मान लेते हो? सर लंप्ड में इसलिए मान लेता हूं क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए, एक डिस्ट्रीब्यूटेड आपकी ट्रांसमिशन लाइन के लिए मैं कभी भी उसमें करंट और पावर के फ्लो को कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स की एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर केसीएल भी हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हम नहीं देख पाएंगे कि उसका एग्जैक्ट एक्चुअल में रेजिस्टेंस कितना है, इंडक्टेंस कितना है। सही बात है। तो हमें अजम्पशन करना पड़ेगा और हमें क्या करना पड़ेगा? एक डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें? लंप्ड पैरामीटर में। क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा? ताकि मैं कैलकुलेशन कर सकूं, क्योंकि अगर वो कन्वर्ट होगा तो ही मैं कैलकुलेशन कर पाऊंगा सर, उसके अलावा मैं कैलकुलेशन कर ही नहीं पाऊंगा। कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा। तो बिल्कुल करेक्ट है। डिस्ट्रीब्यूटेड को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? लंप्ड पैरामीटर में। हम डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर को कन्वर्ट करके फिर हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं। आई थिंक आप लोगों के ये चीज समझ में आई होगी। आई होगी कि नहीं आई होगी? ठीक है, ओके। अब देखो, क्लासिफिकेशन तो ट्रांसमिशन लाइन के बाद में पढ़ेंगे, पहले इन चीजों को समझो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ओके, इनके ऊपर बहुत चीजें पूछी जाती है। ओके, अब समझो जरा ध्यान से। आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखो, अगर और मैं बात करूं और इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ और समझाता हूं। देखो जरा ध्यान से भाई, हम लोगों ने बीच में ना फोल्ट के बारे में पढ़ा था। सिमेट्रिकल फोल्ट, अनसिमेट्रिकल फोल्ट, बिहेवियर। ठीक है, पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। अधिकतर जो आपके फोल्ट होते हैं वो अधिकतर फोल्ट होते हैं जैसे आपके जनरेटर के टर्मिनल पे हो गया, जनरेटर से 10 किलोमीटर दूर हो गया, 20 किलोमीटर दूर हो गया, सब स्टेशन से 50 किलोमीटर दूर हो गया। हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। तो मान लो ये आपका एक जनरेटर है और मैंने बोला इस जनरेटर से यहां पे जाके आपके सिस्टम में क्या हो गया? फोल्ट हो गया। तो फोल्ट के लिए मान लो ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई होती है, ये लंबाई सोर्स से लेके पूरे लोड तक तो नहीं है, बहुत कम है, लो वैल्यू है नहीं है? बिल्कुल सही बात है। मतलब फोल्ट में आपके टर्मिनल से जो लंबाई होती है वो लंबाई बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती है, कम ही होती है। अगर मान लो किसी दूसरी जगह फोल्ट आया हुआ है तो इसको यहां से क्या लगे हुए होते हैं? इसमें सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं, फिर भी वो यहां से ब्रेक करेगा। मान लो फोल्ट यहां आ रहा है तो इसने इसको यहां से ब्रेक कर दिया, तो भी आपकी करंट यहां तक ही होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल सही बात है। मतलब आपकी लंबाई बहुत छोटी हो जाती है। जब फोल्ट आ जाता है ना तो वायर आयर टूट के गिर जाते हैं, तो पूरा लोड तक लंबाई नहीं होती, लंबाई बहुत छोटी हो जाती है। अब लंबाई अगर बहुत कम है तो आपको पता है कि आपके पास 4 पैरामीटर है: रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, लीकेज। जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है सारे के सारे पैरामीटर्स का इफेक्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक छोटे से वायर को रिप्रेजेंट करना चाहो तो छोटे से वायर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? ए रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इंडक्टेंस। यही होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर, यही होता है। अब आपका वायर मान लो छोटा सा है, फोल्ट यहां पे आया, छोटा सा वायर है, तो कैपेसिटेंस का इफेक्ट कब इंक्लूड होता है? जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाती है कैपेसिटेंस का इफेक्ट बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जब वो रीजनेबल हो जाता है, जब वो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई तक पहुंचना लगता है, तो हम कैपेसिटेंस के इफेक्ट को इंक्लूड करना शुरू करते हैं। क्या इतनी छोटी सी लंबाई के लिए मैं कैपेसिटेंस के इफेक्ट को इंक्लूड करूंगा क्या? नहीं सर,
नहीं करेंगे। सही बात है नहीं है? तो जब आपके सिस्टम में फॉल्ट आता है, जब हम एक फॉल्ट की कैलकुलेशन करते हैं, तो फॉल्ट की कैलकुलेशन के लिए अधिकतर हम ट्रांसमिशन लाइन का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से रखते हैं, ए रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इंडक्टेंस वाला। क्लियर है नहीं है? हम फॉल्ट एनालिसिस में कैपेसिटेंस के इफेक्ट को और लीकेज के इफेक्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं। कैपेसिटेंस के इफेक्ट को और लीकेज के इफेक्ट को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। और अगर और भी आप लोग खास बात को समझने की कोशिश करो तो इन दोनों में भी आप क्या समझ सकते हो कि वायर जो बना हुआ होता है वो बना हुआ होता है ACSR कंडक्टर का बना होता है कि नहीं होता है? मतलब ये किसके कंडक्टर होते हैं सर? एल्यूमिनियम का होता है। और एल्यूमिनियम मेरा एक अच्छा कंडक्टर होता है, एल्यूमिनियम मेरा एक अच्छा कंडक्टर होता है, बिल्कुल अच्छा कंडक्टर होता है। जो अच्छा कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। जो कंडक्टर अच्छा है मतलब उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, लेकिन इनमें करंट काफी ज्यादा हाई होती है। वायर में होती है कि नहीं होती है? अच्छी खासी करंट होती है। फॉल्ट में तो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो करंट अगर बढ़ रही है तो करंट का रिलेशन किससे होता है? मैग्नेटिक फील्ड से। याद है ना एम्पियर्स लॉ कि अगर वायर में करंट जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन किससे होता है? इंडक्टेंस से होता है सर। किससे होता है? इंडक्टेंस से होता है। मतलब अगर इन दोनों में भी आप कंपेयर करो तो आप क्या बोल सकते हो कि आपका जो रेजिस्टेंस होता है इसका बिहेवियर काफी कम होता है। किससे? इंडक्टेंस से। किससे कम होता है? इंडक्टेंस से कम होता है। सही बात है कि नहीं है? क्लियर है? तो अगर आप इसको और भी ज्यादा अप्रोक्सीमेट और कैलकुलेशन के लिए इजी बनाना चाहो तो आप ट्रांसमिशन लाइन को एक नॉर्मल इंडक्टेंस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। किसके केस में? जब आपके सिस्टम में फॉल्ट आया हुआ हो। क्या सिस्टम में आया हुआ हो? फॉल्ट आया हुआ हो। तो फॉल्ट के केस में करंट वगैरह चेक करने के लिए अधिकतर हम ट्रांसमिशन लाइन का, याद है ना मैंने जब भी बनाया था कैसे बनाते थे हम? ट्रांसफार्मर को और जनरेटर को भी बनाते थे तो हम लोग ऐसे बनाते थे। याद है कि नहीं है? रेजिस्टेंस वगैरह को नेग्लेक्ट कर देते थे। क्यों नेग्लेक्ट कर देते थे? क्योंकि सर अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूंगा तो इंडक्टेंस के कंपैरिजन में रेजिस्टेंस का बिहेवियर काफी कम होता है। तो इसलिए हम एक ट्रांसमिशन लाइन को भी इस तरीके से क्या कर देते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। किसके लिए? फॉल्ट एनालिसिस के लिए। किसके लिए? फॉल्ट एनालिसिस के लिए। समझ में आया नहीं है? उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं किसकी? पावर ट्रांसफर की। किसकी बात करता हूं? पावर ट्रांसफर की। तो ये आपको आगे पता लगेगा कि पावर ट्रांसफर का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, VS/VR डिवाइड बाई X, और ये होता है साइन ऑफ डेल। कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला ऐसा होता है कि यहां ये आपका सोर्स लगा हुआ है जिसका वोल्टेज है मान लो VS, यहां पे ये लोड लगा हुआ है जिसका वोल्टेज है यहां पे कितना? VR, और ये बीच में है ट्रांसमिशन लाइन और इसका रिएक्टेंस होता है कितना? X होता है। तो यहां से यहां पे कितनी पावर जा रही होती है उसका फॉर्मूला ये होता है। क्लियर है नहीं है? मतलब पावर का जो फ्लो होता है ना वो किस पे डिपेंड करता है? एक्स पे डिपेंड करता है। एक्स क्या होता है? रिएक्टेंस होता है। एक्स क्या होता है? रिएक्टेंस होता है। किसका रिएक्टेंस होता है? ट्रांसमिशन लाइन का। मतलब ये क्या होता है? ये होता है j⍵L। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इंडक्टेंस को क्यों लिया है, क्योंकि इंडक्टेंस का बिहेवियर ज्यादा होता है कंपेरेटिवली ओवर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से काफी ज्यादा हाई वैल्यू होती है एक इंडक्टेंस की, इसलिए इंडक्टेंस के बिहाफ पे आप रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हो? नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है? तो मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी है। अभी तो ट्रांसमिशन लाइन का क्लासिफिकेशन शुरू भी नहीं किया है और इतनी सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर है नहीं है? अब जरा शुरू करते हैं थोड़ा थोड़ा। ओके, ट्रांसमिशन लाइन तो सबके पहले तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है? रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है और क्या होता है? लीकेज होता है। आगे चलो और देखते हुए चलो। रेजिस्टेंस क्या होता है? ρL/A। कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो, L इक्वल टू क्या होता है? ψ/I। पता है ना? और साई की वैल्यू क्या होती है? N∅। साई इक्वल टू क्या होता है? N∅ होता है। मतलब फ्लक्स। फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैंने यहां यह दिखाया है कि इंडक्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है? मैग्नेटिक फील्ड से होता है। अगर आपको नहीं पता है किन्हीं बच्चों को तो आप लोगों ने यह देखा होगा कि आपका LdI/dt होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में और आपका N∅/dt होता है मैग्नेटिक फील्ड में। होता है कि नहीं होता है? दोनों ही इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहां से आपको यह मिलेगा Li इक्वल टू N∅, और यहां I को नीचे ले जाओगे तो L इक्वल टू आपको मिलेगा N∅/I। क्लियर है नहीं है? ये N∅ को क्या लिख रखा है? साई लिख रखा है कि टोटल फ्लक्स कितना है? टोटल फ्लक्स L∅ है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? ओके, चलो देखो जरा ध्यान से। ये इस तरीके से ये डायग्राम मैंने दिखाया था अभी आप लोगों को, है? ये वही डायग्राम है कि ये आपका एक क्या है? टावर है। टावर से ये क्या लटक रहे हैं? इंसुलेटर लटक रहे हैं। और यहां पे ये क्या बंधा हुआ है? वायर बंधा हुआ है। तो इसमें होते हुए क्या हो रहा था? सर करंट का फ्लो हो रहा था। कौन सी करंट? लीकेज करंट।
जी लिया था ना हम लोगों ने, ओके। और कैसी होती है करंट, ये करंट बहुत ज्यादा मिनिमम होती है, बहुत कम होती है करंट, ओके। तो जब लंबाई छोटी मोटी होती है तो हम इसको इंक्लूड, इफेक्ट को इंक्लूड भी नहीं करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब लंबाई बहुत ज्यादा हो जाती है ना, 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर, तो ये थोड़ा 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 करके भी काफी ज्यादा हो जाता है, तो फिर हम इसके इफेक्ट को कंसिडर करना शुरू कर देते हैं, ओके। आगे चलो, देख लो वही लिख रखा है कि ए स्मॉल लीकेज करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, मतलब इंसुलेटर से, टावर से एंड क्रॉस आर्म से। क्रॉस आर्म क्या होती है, ये बाजू में जो आर्म होती है इसको बोलते हैं क्रॉस आर्म। तो टू द ग्राउंड द इफेक्ट ऑफ दिस स्मॉल लीकेज करंट इज रिप्रेजेंट बाय द पैरामीटर ऑफ द कंडक्टेंस। क्लियर है नहीं है, ट्रांस कंडक्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, जी से। किसको रिप्रेजेंट करता है, ये लीकेज के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। और आगे चलो, वही सारी बातें मिलेगी जो मैंने आप लोगों को बताई है, ओके। देखो, द वैल्यू ऑफ दिस लीकेज करंट इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल होती है। दैट्स वाई इन मोस्ट ऑफ द एनालिसिस इट्स इफेक्ट इज नॉट कंसिडर। क्लियर है नहीं है, इफेक्ट को कंसिडर नहीं करते हैं, बट जब लंबाई बहुत ज्यादा हो जाती है तो कंसिडर करना पड़ता है। तो इट्स इफेक्ट इज कंसिडर ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। जब लंबाई बहुत ज्यादा होती है तो कंसिडर करते हैं, ओके। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन बता चुका हूं मैं आप लोगों को, ऐसा ही होता है, देख लो और अच्छे से देख लो, ओके। क्या होता है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, लीकेज, ये चारों के चारों पैरामीटर इस तरीके से पूरी ट्रांसमिशन लाइन पे फैले हुए होते हैं। या तीनों फेज बनाया मैंने, आर बनाया है, वाई बनाया है, बी बनाया है, ओके। एक 3 फेज का सिस्टम है, पूरा दिख रहा है आप लोगों को। आगे चले, देख चुके हैं ये सारी बातें हम लोग, ओके। आगे देखो, क्लियर है, देखो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ओके। देखो इस तरीके से बनी हुई होती है पूरी, ओके। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में सारे पैरामीटर इंक्लूड हो जाते हैं, ओके। तो ऐसा बिहेवियर होता है, ओके। इफ द पैरामीटर इज कंसिडर एज द लंप्ड, पता है ना मैंने क्या बोला था, ट्रांसमिशन लाइन कैसी है आपकी, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें कैसी यूज में लेनी पड़ेगी, लंप्ड यूज में लेनी पड़ेगी। रीजन पता है आप लोगों को, क्यों, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड की कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। चलो आगे, तो हम इस तरीके से सारा रेजिस्टेंस एक जगह, सारा इंडक्टेंस एक जगह, कैपेसिटेंस एक जगह, लीकेज एक जगह, सबको उठा के एक जगह मैंने इकट्ठा करके रख दिया है, तो उसको बोलते हैं लंप्ड कर देना। क्या कर देना, लंप्ड कर देना। लंप क्यों करते हैं, ताकि हम कैलकुलेशन कर पाए, बिल्कुल। देखो, इफ लीकेज करंट नेग्लेक्टेड देन द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। अरे भाई, अगर मैंने लीकेज को भी नेग्लेक्ट कर दिया तो क्या आ जाएगा, मीडियम आ जाएगा। कैपेसिटेंस को भी नेग्लेक्ट कर दिया तो फिर क्या बन जाएगी, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन बन जाएगी। क्लियर है, ओके। क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे आगे जाके और अच्छे से। देखो, तो ऐसी आपकी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन हो जाएगी, कैपेसिटेंस का इफेक्ट आ जाएगा, इसमें जाने वाली करंट को चार्जिंग करंट बोलेंगे, ओके। अगर ये चार्जिंग करंट 0 हो तो एक्स ऑफ सी की वैल्यू इंफिनिटी होनी चाहिए, मतलब कैपेसिटेंस आपका 0 होना चाहिए। देखो, ये आपका लीकेज करंट है, G 1/R, अगर G 0 हुआ तो लीकेज करंट की वैल्यू 0 हो जानी है। ये आपके पाई मॉडल है, किसका मॉडल है, ये आपका मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का। इसके बारे में पूरा डिटेल में आगे और बात करने वाले हैं, क्लियर है। अभी सिर्फ एक बार देख लो, डिटेल में आगे बात करेंगे इसके बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ, ऐसा एक मॉडल आएगा आपका टी मॉडल, एक ऐसा मॉडल आएगा आपका पाई मॉडल, एक ऐसा आएगा और एक ऐसा आएगा, आगे आएगा, ओके। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को जब हम पढ़ेंगे, ओके, देखते हुए चलो। ये टी मॉडल कहलाता है। इफ चार्जिंग करंट इज नेग्लेक्ट, अगर इसमें इस चार्जिंग करंट को नेग्लेक्ट कर दो तो ये आर बन जाएगा एल। चार्जिंग करंट का क्या मतलब है, कैपेसिटर। अगर आप कैपेसिटर को नेग्लेक्ट कर दोगे तो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस बचेगा, और इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ये रिप्रेजेंटेशन किसका होता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का रिप्रेजेंटेशन होता है, ओके। आगे चलो, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है ये। देखो आगे, अगर आर को भी बहुत कम कर दिया एक्स से तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब देखो, दिस मॉडल इज यूज फॉर द फॉल्ट एनालिसिस, बता चुका हूं मैं, किसमें यूज लेते हैं, फॉल्ट एनालिसिस में या स्टेबिलिटी एनालिसिस, मतलब पावर वाले में। क्लियर है नहीं है, ओके। तो इन दोनों में आपका ये वाला मॉडल यूज में होता है।